नया दिन, नई खबर, हर बड़ी खबर पर हमारी नजर। खबर जिसका हम पर, आप पर और देश की सियासत पर होगा असर। और इस बड़ी खबर के हर पहलू पर बजेगा नगाड़ा, क्योंकि यह है जनता का अखाड़ा। नमस्कार, मैं हूं आनंद नरसिम्हन। अखाड़ा में आज सबसे पहले बात बंगाल के कोयला कांड की। सीबीआई जैसे जैसे मामले में अपना शिकंजा कस रही है, सियासी पारा बढ़ता जा रहा है। सीबीआई अभी अभिषेक बैनर्जी की पत्नी रुचिरा से पूछताछ कर रही है। सीबीआई के सूत्र बता रहे हैं कि सीबीआई के एसपी विश्वजीत दास की अगुवाई में 8 सदस्यों की टीम रुचिरा से पूछताछ कर रही है। टीम में डीएसपी रैंक की 2 महिला अफसर भी शामिल हैं। सीबीआई की टीम रुचिरा बैनर्जी से कई सवाल पूछ सकती है। इसके लिए सीबीआई टीम ने सवालों की एक लिस्ट तैयार की है, जिसमें बैंकॉक के बैंक अकाउंट और कई लेन देन की कॉपी दिखाकर सवाल पूछे जा सकते हैं। सीबीआई की एक टीम रविवार को रुचिरा के घर गई थी, लेकिन उस वक्त रुचिरा घर पर मौजूद नहीं थी। सीबीआई को शक है कि कोयला तस्करी के पैसे विदेश भेजे गए हैं। कई सारे चार्जेस भी लगाए गए हैं बीजेपी द्वारा। अब शुवेंदु अधिकारी, जो हाल ही में तृणमूल कांग्रेस से पल्ला झाड़कर बीजेपी में जुड़े थे, उन्होंने भी ट्वीट किया था 2 दिन पहले, जहां पर उन्होंने एक डिपॉजिट स्लिप और अकाउंट की डिटेल्स डाली, जहां उन्होंने सीधा आरोप यह लगाया कि रुचिरा जी की तरफ से ही उन्हीं का अकाउंट है, जो थाईलैंड या बैंकॉक में एक अकाउंट है बैंक के अंदर, जहां पर ये पैसे जमा हुए हैं। और उसके बाद आरोप है कि कई सारी प्रॉपर्टियां भी खरीदी गई और पिछले कुछ महीनों में बहुत सारा पैसा, करोड़ों रुपया बंगाल से निकलकर थाईलैंड और लंदन के कुछ अकाउंट्स में जमा किया गया है, जिनके तार सीधा अभिषेक बैनर्जी के परिवार से जुड़ते हैं। और यही भाईपो पर तोलाबाजी का आरोप शुवेंदु अधिकारी ने भी लगाया, बीजेपी की कई बाकी सारे नेताओं ने भी लगाया, और ये भी कहा कि कहीं ना कहीं इनके तार जो शेल कंपनी चलाते थे उनसे भी जुड़ते हैं, और ग्राउंड लेवल पर जो तृणमूल के काडर हैं, कुछ नेता हैं, उनसे भी जुड़ते हैं। आशिका सिंह हमारे साथ जुड़ रही हैं कोलकाता से, और अमित पांडे भी जुड़ रहे हैं। आशिका, आप कल भी वहीं थी जहां पर मनेका के घर पे सीबीआई काफी देर तक रुकी थी। आज 11 से 3 बजे तक का समय दिया गया था रुचिरा द्वारा। इंटरेस्टिंग बात यह है कि सीबीआई के आने से कुछ देर पहले मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी वहां पहुंची थी। करीब 10 मिनट का समय था जब मुख्यमंत्री ममता बनर्जी अंदर थी। जैसे ही वो बाहर निकली, 5 मिनट के भीतर ये टीम जो निज़ाम से निकल चुकी थी जब ममता यहाँ पर पहुँची, वो यहाँ पर पहुँची है। मैं आपको बता दूँ, कोई तय कार्यक्रम नहीं था, अचानक से गाड़ी आकर के यहाँ पर रुकती है और मुख्यमंत्री उतरी, अंदर गई। संदेश साफ है, परिवार के साथ हूँ, सीबीआई से डर नहीं है, अभिषेक के ऊपर मेरा हाथ है। तो संदेश लेकर के ममता बनर्जी यहाँ पर आई। और इसके अलावा अभी करीब 1.5 घंटे का वक्त होने चला है जब अंदर सीबीआई की टीम पहुँच चुकी है। सवालों का सिलसिला उनके लगातार चल रहा है, वो डॉक्यूमेंट्स उनके सामने रखे जा रहे हैं और सवाल पूछे जा रहे हैं मनी ट्रेल को लेकर के। आनंद, किस तरह के आरोप हैं आशिका उन पर? क्योंकि ममता ने तो ये कह दिया कि मेरा हाथ जो है वो परिवार के साथ है, लेकिन सीबीआई पूछ रही है ये पैसा घुमाने में किस किस का हाथ है, और ये पैसा कहीं ना कहीं कुछ प्रॉपर्टीज से भी जुड़ा है जो कि थाईलैंड में जिन पर निवेश किया गया है। आरोप जो लग रहे हैं आनंद, उसके तहत एक नाम जो सामने आया है, कई महीनों से उसको लेकर के दबिश सीबीआई की जिलों में पश्चिम बंगाल के हो रही थी। अनुपमा जी उर्फ लाला, उसके ज़रिए ये कोयला तस्करी का पैसा, आरोप ये है कि विनय मिश्रा के ज़रिए कुछ फेक कंपनी, शेल कंपनीज के ज़रिए विदेश भेजा जा रहा था। थाईलैंड के अकाउंट, लंदन के अकाउंट, जिसको अभी खंगालने में लगी है सीबीआई की टीम, उसी के दस्तावेज हैं जो यहाँ टेबल पर रखे जाएंगे, जिनको लेकर के जवाब देना पड़ेगा रुचिरा बनर्जी को। यही सवाल कल जो है रुचिरा की बहन के सामने भी रखे गए थे सीबीआई के तरफ से। खबर ये है, सूत्र ये बता रहे हैं कि जो जवाब कल मेनका ने दिए उससे वो टीम संतुष्ट नहीं है। कई सवाल ऐसे थे जिनका जवाब उन्होंने नहीं दिया, कई का जवाब साफ नहीं दिया। आज जब सवाल जवाब यहाँ पर होंगे, रुचिरा के बाद जो अधिकारी हैं साथ बैठ कर के सभी जवाब मिलाएंगे और उसके बाद आगे क्या कार्रवाई होगी वो देखी जाएगी। बहरहाल इसको लेकर के राजनीति चल रही है।
एक तरफ बीजेपी लंबे समय से जो उंगली उठाती रही है उसे मौका मिल गया है अभिषेक पर आंख जो है वो दिखाने का, और दूसरी तरफ टीएमसी विक्टिम कार्ड खेलकर बिल्कुल। और एक ये शेल कंपनी के ओनर क्यों लापता हैं, उनके तार किससे जुड़ते हैं, और ये पैसे जो हैं, ये पैसे, इसका सोर्स क्या है, सोर्स क्या है, और ये अकाउंट्स जो हैं वो किसी के नाम पर कैसे खुले हो सकते हैं जब तक कि वो व्यक्ति उसके बारे में जानकार ना हो और फिर वो अकाउंट ना खोले जाएं। ये कुछ सवाल हैं जो कि स्तब्ध करने वाले हैं, और इसका जवाब कैसे देते हैं रुचिरा जी, कैसे देती हैं मनिका जी और अभिषेक बैनर्जी, ये देखना पड़ेगा। अब साफ है कि सीबीआई के एक्शन से बंगाल की चीफ मिनिस्टर यानी मुख्यमंत्री ममता बनर्जी थोड़ा सा टेंशन में आ गई हैं। सुबह 11:25 पर ममता बनर्जी अपने भतीजे अभिषेक बैनर्जी के घर पहुंची। अभिषेक की पत्नी रुजिरा से सीबीआई की पूछताछ से ठीक पहले ममता बनर्जी भतीजे के घर पर शांति निकेतन पहुंच गईं और 5 मिनट रुककर वहां से निकल गईं। सीबीआई की टीम के पहुंचने से ठीक पहले ममता बनर्जी ने पहुंचकर यह संदेश देने की कोशिश की है कि वो हर हालत में परिवार के साथ है। ममता जी का हाथ और साथ परिवार के साथ, और सीबीआई से वो डरने वाली नहीं है। ऐसा तो उन्होंने कल भी कह दिया था कि आपके डराने चमकाने से कुछ नहीं होने वाला, हम डरने वाले नहीं हैं। ममता बनर्जी लगातार केंद्र सरकार पर सरकारी एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप लगा रही हैं। घोटाले की जांच अब सीधे सीधे ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी की पत्नी तक पहुंच गई है, लेकिन ममता ये दिखाने में लगी हैं कि उनका परिवार सीबीआई की जांच से डरने वाला नहीं है। हालांकि ममता का सीबीआई की पूछताछ से पहले पहुंचना ये बताता है कि टेंशन कितनी बड़ी हुई है। अमित पांडे हमारे साथ हैं। अमित पांडे, वो कहते हैं ना कि कुछ तो गड़बड़ है। अब ये गड़बड़ इसीलिए है क्योंकि जब तक आपके पास कुछ छुपाने के लिए नहीं है, आप इस तरह की बात करेंगे ही नहीं। प्रत्यक्ष को प्रमाण क्या, जो डिपॉजिट स्लिप शुवेंदु अधिकारी ने ट्वीट किए उससे तो कई सारे सवाल खड़े होते हैं। कोई भला आपके नाम का अकाउंट आपकी अनुमति के बिना किसी विदेश में कहीं कैसे खोल सकता है? हाँ जी बिल्कुल, ये कुछ ऐसे सवाल हैं जिनका अभिषेक बनर्जी और उनकी पत्नी और उनकी साली को ज़रूर देना होगा, क्योंकि सीबीआई अगर जांच कर रही है, अगर इनको नोटिस भेजती है तो अब सीबीआई ने तथ्य जुटाए होंगे, और ऐसा बीजेपी के लोगों का भी कहना है। और जहाँ तक अब अगर हम सबूत की बात करें, डॉक्यूमेंट्स हैं, इसके अलावा फ़ोन कॉल रिकॉर्ड्स हैं सीबीआई के पास, इसके अलावा जगह जगह उन पश्चिम बंगाल में उन जगहों का जिक्र है कोयला खदानों से जहां पर कोयला की सप्लाई की जाती थी। तो एक पूरा का पूरा सीबीआई के पास ट्रेल है, और वो इनके सामने अभिषेक बनर्जी की साली और उनकी पत्नी के सामने वो पेश कर रही है। तो कलमबद्ध तरीके से, सूचीबद्ध तरीके से सारे बयानों का आकलन कर रही है सीबीआई और इकट्ठा कर रही है। ये आज और कल की जो पूछताछ है बहुत अहम है, क्योंकि इन्हीं बयान को सीबीआई आगे कोर्ट में पेश करेगी और अपना दावा कोर्ट में इस पूरे के पूरे केस को लेकर मजबूत करने की कोशिश करेगी कि हमारी जांच पुख्ता है। जी, अमित और आशिका बने रही हमारे साथ, क्योंकि ममता बनर्जी कोई कच्ची खिलाड़ी नहीं है। तो इनके साथ अगर भिड़ना है तो तैयारी के साथ भिड़ना है, और खासकर करप्शन और तोलाबाजी का अगर आरोप लगाना है तो सबूत, साक्ष्य होना बहुत जरूरी है। सीबीआई आज जहां रुचिरा से सवाल पूछ रही है, वहीं कल सीबीआई ने रुचिरा बनर्जी की बहन मेनका गंभीर से करीब 3 घंटों तक पूछताछ की। अब सीबीआई सूत्रों का दावा है कि मेनका से हुई पूछताछ से जांच एजेंसी संतुष्ट नहीं है। सूत्रों का दावा है कि मेनका गंभीर ने पूछताछ के दौरान सवालों के सही जवाब नहीं दिए। कल मेनका के बाद अब आज अभिषेक बनर्जी की पत्नी रुजिरा से सीबीआई पूछताछ करेगी। सीबीआई सूत्रों के मुताबिक कोयला तस्करी का पैसा फर्जी कंपनियों के जरिए विदेशी खाते में जमा किए जाते थे। फर्जी कंपनियों के जरिए ये पैसे बैंकॉक और लंदन के खाते में जमा होते थे, जिसको लेकर अभिषेक बनर्जी की पत्नी और मेनका रडार पर है। अमित पांडे के पास फिर चलते हैं और फिर आशिका से भी जुड़ेंगे। कहानी के और स्टोरी के बहुत सारे पहलू हैं। सबसे बड़ी बात अमित ये है कि जो ये शेल कंपनी चलाता था वो गायब है। ये शेल कंपनियां कौन सी थी और इसका लिंक कैसे अभिषेक बनर्जी के परिवार से जुड़ता है, ये बड़ी बात है। और सबसे बड़ी बात जो आरोप लगा रही है बीजेपी और खासकर शुवेंदु अधिकारी कि आसनसोल के अनूप मांझी के तार सीधा अभिषेक बनर्जी से जुड़ते हैं। ये जो करोड़ों पैसे आए हैं, इसका जो स्रोत है, वो जो सोर्स है, वो ये कोयला कांड है। जी बिल्कुल, शुभेंदु अधिकारी इसी सरकार में रहे हैं, और जब वो कुछ तथ्य या कुछ चीज़ों की बात करते हैं तो जाहिर सी बात है सीबीआई उनको भी गौर करेगी, उन पहलुओं पर गौर करेगी, और अपनी पूरी की पूरी तफ्तीश सीबीआई कर रही है। जहां तक इन दोनों कारोबारियों
के मोडस ऑपरेंडी का सवाल है आनंद। हम देखेंगे पिछले 12 सालों में लगातार चाहे कोयला लेना हो खदान से, चाहे उसका संबंधित एजेंसियों को, संबंधित फैक्ट्रियों को उसकी सप्लाई करना या फिर धन अर्जित करना, ये 3 ऐसे पहलू थे बराबर बदस्तूर जारी थे और कई हजार करोड़ की इनकी संपत्ति बड़ी थी। बावजूद इसके उस राज्य में वहाँ का स्थानीय प्रशासन और जो पुलिस थी या जो टैक्सिंग एजेंसियां होती हैं प्रदेश की, वो क्यों नहीं कुछ करती, ये बड़ा सवाल है। और यही इसी को सीबीआई ने अपनी जांच का आधार बनाया है और इसी के आधार पर सवाल तैयार किया है, नोटिस किया, पूरा मामला इसी के आधार पर दर्ज किया है, केस शुरू किया। अमित, आप मेरे साथ बने रहिए, आशिका बने रहिए। मनोजीत मंडल राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ हैं, तृणमूल कांग्रेस की तरफ इनका रुझान है। मनोजीत, एक बात आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं, अखाड़ा में आपका स्वागत है, पहली बात। दूसरी बात, अंग्रेजी में कहावत है, देयर इज नो स्मोक विदाउट फायर, बिना आग के धुआं नहीं उठता। ये आपको ये जो आपने अंग्रेजी का प्रभाव मान लिया, तो इसका मतलब ये भी हुआ जो 2-3 दिन पहले पामेला गोस्वामी का अरेस्ट हुआ, उनके बहुत सारे धुआं है और ये धुआं बीजेपी के एकदम ऊपर तक जा सकते हैं ना। उनके साथ जेपी नड्डा, अमित शाह, कैलाश विजयवर्गीय, सबके साथ तो इनका ताल्लुकात पूरा सामने आ चुका। इसका मतलब ये भी, अगर ये धुआं भी बहुत ज्यादातर देर तक जाएगी ना, और मुझे लगता है इसीलिए ये अभिषेक बनर्जी को हैरास किया जा रहा है ना। तो अभिषेक बनर्जी उनके जो फैमिली मेंबर है उनको हैरास किया जा रहा है। कोई एफआईआर दर्ज नहीं हुई है आज तक। हमको पता है, इस देश के एक कानून है, इस कानून में ये कहता है कि अगर किसी के खिलाफ कोई भी सबूत है जिसका हम कहते हैं रोलिंग द एफआईआर, रोलिंग द इन्वेस्टिगेशन, इसके लिए आपको जो प्राइमा फेसा जो चाहिए, एक एफआईआर चाहिए। एफआईआर दर्ज नहीं हुई। इलेक्शन के 1 महीने पहले जिस तरह से अब राजीव कुमार को हैरास किए थे 2 साल पहले, इलेक्शन के ठीक 2 महीने पहले, 3 महीने पहले, ये तो इनका एकदम खास लेकिन तो आप जानते हैं कि सीबीआई ने सबसे पहले इन्वेस्टिगेशन शुरू इसीलिए की थी क्योंकि नवंबर 2020 में ये इन्वेस्टिगेशन शुरू हुआ था। उस वक्त भी उनके पास पेपर वर्क था, उनसे सवाल पूछे थे। और ऐसा नहीं है कि पहली बार ये कि रुचिरा जी के पहली बार शक के दायरे में नहीं आई हैं। 2 किलोग्राम सोने को लेकर भी वो शक के दायरे में आई थी। लेकिन अब हमारे साथ किया घोष बीजेपी से जुड़ रही हैं, बीजेपी युवा मोर्चा से हैं बंगाल में। किया जी, आपसे तृणमूल कांग्रेस और मनोजीत मंडल का आरोप है कि ये विच हंट है, हैरेसमेंट है चुनाव से पहले, क्योंकि सीबीआई ने एफआईआर तक अभी तक दर्ज नहीं की है। पहली बात यह है कि मैं युवा मोर्चा से जुड़ी नहीं हूँ, मैं महिला मोर्चा की उपाध्यक्षा हूँ, प्रदेश उपाध्यक्षा। और दूसरी बात पे आते हैं, ये तो तृणमूल का ये रोजमर्रा की कहानी है। वो चोरी करे, डकैती करे, कुछ भी करे, लेकिन उनके पास अगर पुलिस कार्रवाई या सीबीआई या कोई भी कार्रवाई हो, तब वो कहती है ये इनका कॉन्स्पिरेसी या षड्यंत्र है। तो इससे हम लोग पहली बात आपको सोचना चाहिए कि ये सीबीआई अपनी काम कर रही है। इसमें मैं एक राजनीतिक दल से बिलोंग करती हूँ, तो इसमें मुझे वैसे बोलना नहीं चाहिए, लेकिन पॉलिटिसाइज तो ये लोग कर रहे हैं। आप उनसे पूछिए मनोजीत जी से कि इस राज्य में कितने लोग को षड्यंत्र में फंसाया गया है, कितने लोग बिना कोई आरोप के जेल में हैं, उनको कहते हैं पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी। लेकिन यहाँ हो रहा है, यहाँ पर तो पूरा ये जो मामला है, ये जो विनय मिश्रा ये किनसे लिंक था, ये अभिषेक बनर्जी जी से इनका लिंक था। ये वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हुई थी। तो कल जो इनको अभिषेक बनर्जी की जो साली साहिबा है, उनको पूछताछ किया गया, और आज भी जो सीबीआई गई है तो उसमें भी पूछताछ के तौर से ही गई है। तो इन लोगों को क्यों पहले से जाके इनको डिफेंड करना पड़ रहा है? जहां पर आग है वहीं पर तो धुआं होगी, जाहिर सी बात है। तो ये धुआं तो लग रहा है कि इन लोग जानबूझ के, इन लोग आग है इसीलिए धुआं को लोग इसको कवर करने के लिए बहुत बेताब है जी। लेकिन मनोजीत जी और किया जी, एक बात मैं आपसे भी जानना चाहूंगा कि एक और कहावत है, आप देखिए, बिना आग के धुआं नहीं हो सकता। दूसरी बात एक और चीज है, ये कहीं ना कहीं तृणमूल कांग्रेस का जो लीडरशिप है मनोजीत जी, कहीं फंस तो नहीं गया कि चित मैं जीता पट तुम हारे? क्योंकि अगर कोई आरोप सिद्ध नहीं हुआ है, आरोप इनका कोई सिद्ध नहीं हुआ है, लेकिन कोयला कांड तो हुआ है, तो कैसे कि आपकी आंखों के तले और नाक के नीचे इतना बड़ा कांड हो गया और आपको पता तक नहीं? दूसरा सवाल ये उठता है कि इतना बड़ा कांड हो रहा है और आपको पता नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है?
इतना बड़ा कांड हो रहा है, लेकिन कोयला सेंट्रल गवर्नमेंट की जिम्मेवारी है, जहां सीआईएसएफ उनको मैन करती है। सीआईएसएफ को कुछ पता नहीं चली, आपको सिर्फ नवंबर में पता चला। और मैं आपको ये तो कह रहा हूँ, कोयला घोटाला है, बंगाल में है, हर देश में है। सबसे बड़ा कोयला घोटाला किया है बीजेपी के 2 लीडर रेड्डी ब्रदर्स ने, सबको पता है। पूरा बेच दिया भाई साहब, पूरा बेच दिया। सदन में जो हमारा रेड्डी ब्रदर्स कहाँ पर है? हम तो बंगाल की बात कर रहे हैं। बंगाल में क्या हो रहा है? बंगाल में क्या हो रहा है वो क्या बंगाल के नेतृत्व को ही पता नहीं है? आपने टीवी पर कह रहा हूँ कोयला घोटाला है, उसमें सबसे ज्यादा लोग जो इन्वॉल्व थे बीजेपी के बंगाल में। अच्छा, तो अभी तक पकड़े क्यों नहीं गए? अभी तक तो अभी पिछले 10 साल में पकड़े क्यों नहीं गए? अगर आपके प्रदेश में, मैंने क्या कहा कि ऐसी परिस्थिति ना बन जाए कि चित में जीता पट आप हार गए। कि देखिए, मैं तो सवाल यही पूछूंगा कि अगर घोटाला चल रहा था तो आपने दोषियों को पकड़ा क्यों नहीं, दोषियों को होने क्यों दिया? दूसरी बात, अगर घोटाला चल रहा था और ये पैसे आपने घुमाए हैं तो ये अकाउंट में पैसे आए कहां से? अपने आप तो नहीं प्रकट हो जाएंगे पैसे। अगर हो जाए तो फिर मेरे अकाउंट में, सबके अकाउंट में थोड़े पैसे आप भी डाल दीजिए सीबीआई के। कि ऐसे प्रकट हो जाते हैं पैसे और ऐसे खुल जाता है अकाउंट और ऐसे करोड़ों रुपए आ जाते हैं। देखिए आप मोहतरमा क्या कह रहे थे, आप लोग क्यों डिफेंड कर रहे हो? आप इस तरह से बोल रहे हो कि सीबीआई के आसपास आप घूमते हो और अब मैं कह रहा हूं, मैं तो ये पूछ रहा हूं कि देखिए, बीजेपी के शुवेंदु अधिकारी जो कि तृणमूल कांग्रेस में हाल ही से निकले हैं, उन्होंने तो डिपॉजिट स्लिप भी ट्वीट किया है। अब बताइए मनोजीत जी, क्या आपके नाम का अकाउंट मैं थाईलैंड या लंदन में खोल सकता हूं? अच्छा ठीक है। शुभेंदु अधिकारी जी की बात अगर मान ले तो शुभेंदु अधिकारी साहब को जिसने पैसा दिया, दावा किया है सुदीप्तो सेन ने 6 करोड़ रुपया दिया, वो भी हम मान लेते हैं। अगर इनका तो आप अगर प्रूफ कीजिए ना, अगर आपके पास प्रूफ है, आप जाके आप उसको प्रोसिक्यूट कीजिए, आप केस दर्ज कीजिए, जैसे आपने कहा एफआईआर कीजिए, आप इन्वेस्टिगेशन कीजिए, पकड़िए जो दोषी है। अरे भाई आपको पता नहीं है। अब मैं तो आपसे यही कह रहा हूँ कि एक तरफ आप कह रहे हैं कि कोयला घोटाला हुआ है, तो मैं आपने होने क्यों दिया? शुभेंदु जी के खिलाफ एक्शन लिया गया है, नोटिस भेजा गया है, उनके खिलाफ मुकदमा जो दर्ज होगी, आपको पता नहीं तो हम क्या करें? तो ठीक है, तो अगर तो जो इन्वेस्टिगेशन होगा पकड़िए, जो दोषी है उसको पकड़िए। तो अगर तो फिर आप क्या कह रही है, तो फिर आप यहाँ पर सीबीआई के इन्वेस्टिगेशन को क्वेश्चन मत कीजिए। अगर उनके पास प्रत्यक्ष, उनके पास प्रमाण है, वो सवाल पूछ रहे हैं, वो सवाल पूछ रहे, तो ये पॉलिटिकल विछड़ नहीं है। किया जी मनोजीत मंडल जी जो है, ये राजनीतिक विश्लेषक की तौर से है या मुझे तो लग रही है तृणमूल की प्रवक्ता है? ये तृणमूल प्रवक्ता की और से बात कर रहे हैं आप, राजनीतिक विश्लेषक किसी भी एंगल से मुझे लग नहीं रहे हैं। नहीं केया जी देखिए, केया जी मैंने तो पहले ही कहा है कि ये तृणमूल की तरफ, तृणमूल के साथ इनका रुझान है, ये विश्लेषक है और ये ममता बनर्जी के समर्थक भी हैं, तृणमूल कांग्रेस के समर्थक भी हैं। आगे बढ़ते हैं केया जी। अच्छा मनोजीत जी, थोड़ा शांति, केया जी बोलिए। आप दोनों फोन पर हैं, दोनों साथ बोलेंगे, किसी को सुनाई नहीं। एक चीज मैं बताना चाहती हूँ, सबसे अजीब बात मुझे जो लगा, आज ममता बनर्जी जी वो आज पहले ही पहुंच गई सीबीआई के पहुंचने से पहले। ठीक है, एक हो सकता है कि उनका पारिवारिक है, उनकी बहू है, वो जा सकती है, लेकिन ये घटना मुझे एक घटना की याद दिला रही है। जब राजीव कुमार जब पूछताछ के लिए सीबीआई पहुंच रहे थे, उनके बाद तुरंत ममता बनर्जी पहुंच गई। ये हर जगह सीएम हर जगह क्यों पहुंच जाती है? अभिषेक बनर्जी वो एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, उनकी बीवी को सीबीआई कोई भी मामले से में अगर पूछताछ भी करे, ये हर जगह सीएम ममता बनर्जी, वो तो ये राज्य की सीएम है, वो हर जगह अपने हिसाब से क्यों पहुंच जाती है? ऐसा तो नहीं, ये सीबीआई, ये तो स्वाभाविक है। कोई अगर सीएम वहां पर बैठी, देखिए आप कोई भी राजनीतिक मंशा कर लें, लेकिन वो बंगाल की मुख्यमंत्री है। बंगाल में वो कहीं भी, कहां पर, कभी भी बेखौफ और बेझिझक जा सकती हैं, आ जा सकती हैं, और वो अगर किसी का समर्थन करती हैं तो ये उनका हक है। पर क्यों कर रही हैं, ये सवाल पूछने का आपका हक है। लेकिन इसको आप नजरअंदाज नहीं कर सकते। बिल्कुल केया जी, मनोजीत जी, बहुत बहुत धन्यवाद। इस केस पर थोड़ा सा और बात करेंगे, लेकिन उससे पहले अखाड़ा में लेना होगा एक छोटा सा अल्प विराम। बने रहिए हमारे साथ, और भी खबरें हैं ब्रेक के बाद।
अखाड़ा में बड़ी खबर कोलकाता से। अभिषेक बनर्जी की पत्नी रुजिरा से पूछताछ के बाद सीबीआई की टीम वापस चली गई है। सीबीआई की टीम ने रुजिरा से लगभग 2 घंटे तक कोयला घोटाले के सिलसिले में पूछताछ की है। सीबीआई ने इससे पहले कल रुजिरा की बहन मेनका से भी पूछताछ की थी। आज केवल 1.5 घंटे के बाद ये टीम यहाँ से निकल रही है। मेनका के सामने कई दस्तावेज रखे गए, कई सवाल उनसे पूछे गए, जो बैंक अकाउंट संबंधी जानकारी है वो ली गई है। और उसके बाद अब ये टीम 8 सदस्यों की टीम यहाँ पर कोलकाता के हरीश मुखर्जी रोड पर वापस निकल रही है और निज़ाम पैलेस की ओर जा रही है। जो वरिष्ठ अधिकारी है अब बैठक करेंगे और बैठक का दौर चलेगा। उसके आगे क्या कदम उठाया जाएगा वो देखा जाएगा, तय किया जाएगा। संभव है कि फिर मेनका गंभीर या रुजिरा बनर्जी के से पूछताछ की जाए। अखाड़ा में आपका एक बार फिर से स्वागत है। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है टूलकिट मामले से जुड़ी हुई। दिल्ली पुलिस की साइबर सेल दिशा, रवि, शांतनु और निकिता जेकब से पूछताछ कर रही है। पुलिस तीनों को एक साथ बिठाकर उनसे पूछताछ कर रही है। दिल्ली पुलिस की साइबर सेल तीनों से टूलकिट बनाने से लेकर उसमें डाले गए कंटेंट के बारे में सवाल कर रही है। दीपक बिष्ट जुड़ रहे हैं और डिटेल्स के साथ। तो लाइन ऑफ क्वेश्चनिंग क्या है, किस तरह के सवाल पूछे जा रहे हैं? जिस तरह से पूरा टूलकिट का जो मामला था, जिस मामले में तीनों से पूछताछ की जा रही, तो आज सबसे अहम पूछताछ का यही केंद्र है कि तीनों को आपस में बिठाकर पूछताछ की गई और सबसे एक दूसरे के बारे में जानकारी ली गई। पीटर फ्रेडरिक के बारे में जानकारी ली गई। साथ ही 26 जनवरी को किस तरह से वो दिल्ली में थे, कौन कौन लोग थे, कितने लोगों ने संपर्क किया था, क्या 26 जनवरी को अलग से इन लोगों ने अपने अलग अलग व्हाट्सएप ग्रुप बनाए थे, चैट किस तरह की थी, ये सारे मामले। साथ ही जो दूसरी चीजें थी, क्योंकि जूम मीटिंग किसके बीच हुई थी और जूम मीटिंग में क्या फैसला लिया गया था, किसने सबसे ज्यादा बात की थी, ये इस तरह के सवाल जो है आज क्रॉस क्वेश्चन इन सभी से पूछे गए हैं। इन सभी को आपस में बिठाकर इस वक्त पूछताछ अंदर चल रही है लगातार। और साइबर सेल जो है एक दिन पहले भी देर रात तक शांतनु और निकिता से सवाल पूछताछ कर चुकी है और साथ ही दिशा रानी कस्टडी में है। तो आज 2 से 3 बजे दिशा को जो है कस्टडी में वापस उसे कोर्ट में पेश किया जाएगा। उससे पहले साइबर सेल जो है वो सभी सारी जानकारियां जुटा लेना चाहती है, क्योंकि शांतनु और जो निकिता है उनसे भी पूछताछ आज देर शाम तक चलती रहेगी। जी दीपक, धन्यवाद। आगे बढ़ते हैं अखाड़ा में और अब बात करते हैं बेकाबू होते कोरोना वायरस की। महाराष्ट्र से लेकर गुजरात, मध्य प्रदेश और केरल तक अचानक एक बार फिर से ये वायरस तेजी पड़ रहा है, बक पकड़ रहा है और बहुत सारे केसेस नए आ रहे हैं। कम से कम 31% की वृद्धि हुई है पिछले 2 दिन में ही। केंद्र और राज्य सरकारों ने कोरोना पर काबू पाने के लिए सावधानी बरतने के साथ साथ एक बार फिर से सख्ती बरतने की जरूरत बताई है। कोरोना से निपटने के लिए महाराष्ट्र में कई जगहों पर लॉकडाउन और नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है, जबकि गुजरात और मध्य प्रदेश में कोरोना के टेस्ट बढ़ा दिए गए हैं और केरल में लोगों पर कड़ाई की जा सकती है। केंद्र सरकार की सलाह पर सभी राज्यों में कोरोना से निपटने के लिए वैक्सीनेशन बढ़ाने का काम भी तेज किया जा रहा है। इसी बीच बड़ी खबर आ रही है महाराष्ट्र से, जहां कोरोना के लगातार बढ़ते मामलों ने राज्य सरकार की चिंताएं बढ़ा दी हैं। इसी सिलसिले में मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने आज मुंबई और आसपास के इलाकों के हालात की समीक्षा करने के लिए बैठक बुलाई है। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने मुंबई और ठाणे समेत आसपास के सभी महानगरपालिकाओं के कमिश्नरों के साथ एक बैठक बुलाई है। ये बैठक आज शाम 4:30 बजे होगी, जिसमें कोरोना से निपटने के उपायों पर विचार किया जाएगा। मुंबई में कांदिवली से दिवाकर सिंह हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। थोड़ी देर में अभिषेक पांडे भी जुड़ेंगे। लेकिन दिवाकर, बताइए, कल तो पुलिस वहां सड़क पर खड़े होकर सबसे चेकिंग कर रही थी और फाइन लगा रही थी। आज आपके पीछे काफी भीड़ दिख रही है, लेकिन क्या लोगों के चेहरे पर मास्क है? क्या वो सावधानी बरत रहे हैं? क्या एक बार फिर से ये जो डर है वो वापस आ चुका है? क्योंकि वो जरूरी है, कोरोना से डरना जरूरी है अगर कोरोना से लड़ना है तो। देखिए आनंद, आपसे कुछ देर पहले बीएमसी और मुंबई पुलिस का एक ज्वाइंट ऑपरेशन, जब मैं यहाँ खड़ा हूँ, ये कांदिवली बेस्ट का मार्केट है, यहाँ पर चलाया जा रहा था और उसके बाद जो लोग मास्क नहीं लगा रहे थे उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही थी। कुछ लोग हैं, सर आपने मास्क देखिए नहीं लगाया है, मास्क प्रॉपर लगाइए, मास्क प्रॉपर नाक पे होना चाहिए, आपने कहाँ लगाया है?
तो ऊपर लगाइए। आपको लगता है आपको लॉकडाउन चाहिए क्या? हाँ, ये प्रॉपर है। तो ये इस तरह की जो चीज़ें हैं, देखिए कुछ लोग हैं जो लापरवाही अभी भी कर रहे हैं मास्क को लेकर, लेकिन जिस तरह से बीएमसी और मुंबई पुलिस की टीम कार्रवाई कर रही थी, जैसे ही पुलिस को लोग देख रहे थे आनंद, उस तरह से जो है लगातार जो है लोग जो है मास्क उनके यहाँ पे नीचे रह रहा था, फिर ऊपर कर ले रहे थे। तो कहीं ना कहीं लोगों में लापरवाही है और साफ तौर पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने भी ये कहा था कि जनता क्या चाहती है एक हफ्ते में तय कर ले, उन्हें मास्क लगाना है, नियमों का पालन करना है या नहीं करना है। अगर नहीं करना है तो सरकार फिर लॉकडाउन के बारे में सोचेगी। तो जाहिर तौर पर जो जनता है उसे खास तौर पर उसे अपील भी यही की जा रही है। पुलिस भी जब कार्रवाई कर रही तो अपील यही कर रही है कि आप मास्क लगाइए, क्योंकि आप अपनी सुरक्षा खतरे में डाल रहे हैं। आप अपने घर जाएंगे तो अपने परिवार की सुरक्षा खतरे में डालेंगे। तो कहीं ना कहीं लोगों में जो है अभी भी कहीं ना कहीं लोग इसको लाइटली ले रहे हैं, लाइटली लेने की कोशिश कर रहे हैं। अगर लाइटली लेंगे तो हो सकता है कि सरकार इस पूरे मामले में लॉकडाउन करने का फैसला ले, क्योंकि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने भी आज शाम को एक बैठक बुलाई है और इसमें हो सकता है कि विचार किया जाए कि आगे का कदम क्या होगा। आनंद, बिल्कुल, मैं दर्शकों से यही कहना चाहूंगा कि खाकी या कैमरा देखने पर आप मास्क ना लगाएं। अपनी सुरक्षा के लिए और कोरोना से लड़ने के लिए हमेशा मास्क लगाए रखें। मेरे हाथ में देखिए मास्क अभी है, क्योंकि स्टूडियो में हूं, मेरे से कैमरा पर्सन 10 फीट की दूरी पर है। ये सैनिटाइज्ड एनवायरनमेंट है, बाहर निकलूंगा तो चेहरा ढका रहेगा। ये जरूरी है हम सब के लिए। इसी बीच बड़ी खबर आ रही है कोरोना के बढ़ते मामलों पर गृह मंत्री अमित शाह की बैठक से जुड़ी, जिसमें अमित शाह ने सभी राज्यों से वैक्सीनेशन को तेजी से बढ़ाने के लिए कहा है। इस बैठक में गृह मंत्री के साथ स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन और गृह सचिव अजय भल्ला भी मौजूद थे। बैठक में अगले दौर में 27 करोड़ लोगों के वैक्सीनेशन की बात है और इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए निजी क्षेत्र का सहयोग लेने पर भी बात की गई। खास बात यह है कि इस वैक्सीनेशन में 50 साल से ऊपर के सभी लोगों को वैक्सीन लगाने पर की चर्चा की गई। इसलिए इसके लिए करीब 50% वैक्सीन निजी अस्पतालों में लगाने पर भी बात की गई। इस बैठक में सभी राज्यों को निर्देश दिए गए कि वो वैक्सीन के बारे में फैलाई जा रही अफवाहों से सख्ती से निपटें। अमित पांडे जुड़ रहे हैं और डिटेल्स के साथ। तो गृह मंत्री की ये जो बैठक है, गृह मंत्रालय की जो बैठक थी, इसमें 2-3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। एक कि अगले फेज में कितने लोगों का वैक्सीनेशन का टारगेट है, और दूसरा कि कहीं ना कहीं निजी अस्पतालों को यानी प्राइवेट अस्पतालों को भी इसमें शामिल किया जाएगा वैक्सीनेशन ड्राइव में। जी, पूरी तरीके से निजी अस्पतालों को भी इसमें शामिल किया जाएगा। जिस तरीके से कोरोना वायरस से निपटने के लिए निजी अस्पतालों की सहायता ली गई थी, वहां पर वार्ड बनाए गए थे, तो इसी तरीके से अब वैक्सीनेशन ड्राइव में भी जितने भी निजी अस्पताल हैं, स्थानीय प्रशासन उनकी सूची बनाएगा और उनका वो सहयोग करेंगे जिला प्रशासन को वैक्सीनेशन ड्राइव चलाने में। और 2 और अहम निर्देश दिए गए। पहला कि अफवाह न फैलाई जाए वैक्सीन को लेकर, और दूसरा जिन लोगों का नाम सूची में हो वो प्रायोरिटी के मुताबिक उन लोगों को सबसे पहले वैक्सीन दी जाए। जी धन्यवाद अमित। अब इस बीच मुंबई की मेयर किशोरी पेडनेकर ने एक सब्जी मंडी में जाकर लोगों को मास्क बांटे और कोरोना से बचने के लिए सावधान रहने की नसीहत दी। न्यूज़ 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत में उन्होंने कहा कि मास्क लगाकर और सोशल डिस्टेंसिंग से ही कोरोना को हराया जा सकता है। मुंबई की मेयर किशोरी पेडनेकर लोगों को मास्क बांट रही हैं। ये दादर का सब्जी मार्केट है, मुंबई का सबसे बड़ा सब्जी मार्केट है, वहां पर मास्क बांटने के लिए पहुंची हुई है। जिस तरीके से मुंबई में कोरोना के मरीज बढ़े, उसको देखते हुए खुद मुंबई की मेयर ने मोर्चा संभाला है और लोगों को मास्क बांटते हुए दिखाई पड़ रही हैं। ताई, क्या कहना चाहेंगी लोगों से? ताई, किस तरीके से कहना चाहेंगी, क्या कहना चाहेंगी लोगों को? लोगों ने सब खुला होना चाहिए, सब अपने को मिलना चाहिए, सब्जी मिलनी चाहिए, लेकिन लोगों ने थोड़ा धीरज रख के थोड़ा सा खुद को संभाल के काम करते तो मुझे लगता है हम कोविड को हरा सकते हैं। जिस तरीके से कोरोना के पेशेंट्स फिर से बढ़ रहे हैं, आज आप मार्केट में पहुंची हुई हैं, मार्केट में लोगों से मुलाकात कर रही हैं और खास करके उन लोगों को मास्क बांट रही हैं, तो तई जिस तरीके से लोगों से क्या अपील करेंगी, क्योंकि कोरोना के मरीज फिर से बढ़ रहे हैं? थोड़े समझ के कुछ काम करते तो मुझे लगता है सब हो जाएगा। अभिषेक पांडे हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अभिषेक, सुबह दादर मार्केट में भी भीड़ काफी सारी थी।
किशोरी पेडनेकर जी जो मेयर साहिबा हैं वो मास्क तो बांट रही थी, लेकिन लोगों की भीड़ वहां कम नहीं हो रही थी। क्या मानसिकता है लोगों में? क्या कोरोना का डर उनके मन से हट गया है? क्या उनको कोरोना हो चुका है इसीलिए उनको लगता है, या फिर उनको लगता है वैक्सीन आ गई है, अब चिंता की क्या बात है, भले उन्हें वैक्सीनेशन ना हुआ हो? देखिए आनंद, सबसे बड़ी बात यह है कि लगातार जिस तरीके से कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं, कहीं ना कहीं मुसीबत है सरकार के लिए भी, क्योंकि दोबारा लॉकडाउन जैसी स्थिति अगर मुंबई में आती है तो अर्थव्यवस्था पूरी तरीके से पटरी पर उतर जाएगी, क्योंकि ऑलरेडी महाराष्ट्र सहित पूरे देश की मैक्सिमम अर्थव्यवस्था वो चलती है मुंबई के जरिए। 4:30 बजे मुंबई में वर्षा स्थान पर मुख्यमंत्री ने मुंबई के बीएमसी कमिश्नर सहित आला अधिकारियों की महत्वपूर्ण बैठक बुलाई है। अभी कुछ देर में मुंबई के गार्डियन मंत्री असलम शेख यहाँ पर मीडिया को ब्रीफ करने वाले हैं। लेकिन जिस तरीके की भीड़ है, भीड़ कंट्रोल नहीं हो रही है, यानी ट्रेनों में जो लोग सफर कर रहे हैं उनको ऐसा लगता है कि अब कोरोना समाप्त हो चुका है और अब कोई डरने की बात नहीं है। दूसरी तरफ सब्जी मार्केट का हाल अभी आपने देखा, जहां मुंबई की मेयर खुद गई हुई थी, लेकिन जिस तरीके से वहां पर भीड़ थी उससे ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि कोरोना के लिए सोशल डिस्टेंसिंग जो पहला नियम है वही फॉलो नहीं किया जा रहा था। यानी साफ है कि इस पूरे मामले में कहीं न कहीं लोगों की लापरवाही बहुत ज़्यादा है और उस लापरवाही को दूर करना ही होगा, क्योंकि आने वाले एक हफ्ते बहुत क्रूशियल है, क्योंकि जिस तरीके से क्लोज कांटेक्ट में लोग निकल रहे हैं, खास करके अगर मुंबई के मंत्रालय की बात की जाए तो आनंद, मुंबई के मंत्रालय में इस समय मुंबई में सबसे बड़ी बात यह है कि पब्लिक स्पेसेस में और लोगों की जिम्मेदारी है। सरकार चाहे कितने भी नियम बनाए और पुलिस चाहे जितने भी फाइन लगा ले, जिम्मेदारी हम सबकी अपनी है। महाराष्ट्र में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच गुजरात ने भी महाराष्ट्र से लगी सीमा पर सख्ती फिर से बढ़ा दी है और वहां से गुजरने वाले हर व्यक्ति की जांच शुरू कर दी है। इसके लिए अहमदाबाद नगर निगम ने सीमा पर उन जांच काउंटरों को फिर से खोल दिया है जिन्हें कुछ महीने पहले बंद कर दिया गया था, ताकि महाराष्ट्र से आने वाला कोई भी शख्स बिना जांच के राज्य में दाखिल ना हो सके। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के हेल्थ सेक्टर से खुद को हमेशा तैयार रखने के लिए अपील की है। पीएम मोदी ने कहा कि आम बजट में स्वास्थ्य क्षेत्र में निवेश बढ़ाया गया है और इससे कोरोना जैसी किसी भी महामारी से निपटने में मदद मिलेगी। कोरोना ने हमें ये सबक दिया है कि हमें सिर्फ आज ही महामारी से नहीं लड़ना है, बल्कि भविष्य में आने वाली ऐसी किसी भी स्थिति के लिए भी देश को तैयार करना है। इसलिए हेल्थ सेक्टर से जुड़े हर क्षेत्र को मजबूत करना भी उतना ही आवश्यक है। मेडिकल इक्विपमेंट से लेकर मेडिसिन्स तक, वेंटिलेटर से लेकर वैक्सीन्स तक, साइंटिफिक रिसर्च से लेकर के सर्वेलेंस इंफ्रास्ट्रक्चर तक, डॉक्टर से लेकर के एपिडेमियोलॉजिस्ट तक, हमें सभी पर ध्यान देना है ताकि देश में भविष्य में किसी भी स्वास्थ्य आपदा के लिए बेहतर तरीके से तैयार रहें। वहीं बड़ी खबर आ रही है कोरोना के बढ़ते असर से जुड़ी, जिसके बारे में एक वैज्ञानिक ने कहा है कि देश में 7,000 से ज्यादा कोरोना वायरस के वेरिएंट्स यानी म्यूटेशंस हैं, जिनमें से कुछ बहुत ही खतरनाक माने जा रहे हैं। हैदराबाद की काउंसिल फॉर साइंटिफिक और इंडस्ट्रियल रिसर्च के डायरेक्टर राकेश मिश्रा के मुताबिक इन वेरिएंट के बीच दक्षिणी राज्यों में N440K बहुत तेजी से फैल रहा है। उन्होंने कहा है कि कुछ लोगों की लापरवाही की वजह से कोरोना तेजी से फैल रहा है और वैक्सीन लगाने के बाद भी सावधानी बरतनी बहुत जरूरी है। हिंदुस्तान में जितने भी आइसोलेट से जो सीक्वेंस किए गए हैं, जो डेटाबेस में डिपॉजिट है, उनकी एनालिसिस हम लोगों ने किया है और इसे पता किया है कि किसने म्यूटेशंस अभी तक आए हैं और हम ये कोशिश करते हैं कि कोई नया म्यूटेंट कॉम्बिनेशन जो है वो नए वेरिएंट के रूप में उभर रहा है कि नहीं। तो अभी तक करीब 6,000 के आसपास जीनोम सीक्वेंसेस जमा किए गए हैं और अभी तक हमने टोटल कुछ 7,000 कुछ ऐसे म्यूटेशंस उनमें डॉक्यूमेंट किए हैं।
तो कोरोना वायरस के करीब 7000 म्यूटेशंस हैं, जिनमें से कुछ हैं ऐसे जो कि बहुत ही खतरनाक हैं और N440 के जो है वो दक्षिणी भारत में काफी फैल रहा है। वहीं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने महाराष्ट्र की सीमा से लगे मध्य प्रदेश के सभी जिलों में आने वाले लोगों का टेस्ट करने के निर्देश दिए हैं। मतलब ये है कि महाराष्ट्र से मध्य प्रदेश पहुंचने वाले हर नागरिक का कोरोना टेस्ट किया जाएगा। शिवराज सिंह चौहान ने खासकर इंदौर और भोपाल में रहने वाले लोगों से मास्क पहनने और सोशल डिस्टेंसिंग की कड़ाई से पालन करने की अपील की है। कोरोना के संक्रमण ने गंभीर रूप धारण कर लिया है और प्रदेश का बड़ा हिस्सा हमारा महाराष्ट्र की बॉर्डर से लगा हुआ है। इसलिए मेरी सभी प्रदेशवासियों से अपील है, विशेषकर इंदौर और भोपाल में पूरी सावधानी रखें, मास्क जरूर लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। आज क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक में अलग अलग जिलों की जो स्थितियाँ उसके हिसाब से कुछ विचार आएंगे और फिर हम लोग फैसला करेंगे। ये एक वायरस है जिससे डरना जरूरी है। अगर इससे लड़ना है तो हम सब की जिम्मेदारी बनती है कि मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखें। अखाड़ा में फिलहाल इतना ही। नमस्कार। खबरों का सिलसिला यहां जारी रहेगा। अर्पिता आर्या के साथ बने रहिए।